नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल कहां रखे अब आप तैयारी। हमारे साथ शो में आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है, परिचय करा दे आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम का भी स्वागत करते हैं। देवांशी बताएंगे आज के बाजार का हाल और कैसे रहेंगे डीवीज लैब के तिमाही नतीजे। वरुण से हम जानेंगे Q3 में श्री सीमेंट से उम्मीदें। आशीष बताएंगे दिसंबर तिमाही में टाटा स्टील के कैसे रह सकते हैं नतीजे। कुशल से जानेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पर क्या है उनकी एक्सक्लूसिव रिसर्च। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार का हाल आपको बताएं। तो हमने देखा बाजार में 3 दिनों की तेजी के बाद आज लग गया ब्रेक। कारोबार के बाद हमने देखा अंत में सेंसेक्स 750 अंकों से ज्यादा फिसलकर 58,788 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक फिसला, बैंक निफ्टी भी 320 अंक आज फिसला। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा सामने आ रहे हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,597 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से करीब 370 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज 3 दिन के बाद जो तेजी देखी गई थी हमें वो आज उस पर ब्रेक क्यों लगा। इस हफ्ते लगातार 3 दिन तक तेजी दिखाने के बाद आज भारतीय बाजारों में दिखा दबाव, और ऐसे दबाव की कोई खास वजह थी नहीं। अमेरिकी बाजार मजबूत थे, एफआईआईज की तरफ से भी कोई बिकवाली के आंकड़े ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट वायदा कारोबार में खरीदारी की थी, लेकिन बजट के बाद से अच्छी तेजी होकर बाजार थोड़े से ओवरबॉट हुए। आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन हल्की फुल्की बिकवाली का प्रेशर दिखा। इसकी एक वजह अगर ढूंढने जाए तो नैस्डैक फ्यूचर्स लगातार सुबह से 2% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, और डाउ फ्यूचर्स पर भी दबाव था जो दिन बढ़ने के साथ साथ धीमे धीमे बढ़ता गया। और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजारों से थोड़ी कमजोरी के संकेत आते हुए दिख रहे थे, और उसके पहले एक्सपायरी की वजह से तेजी के करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होने का प्रेशर, इसकी वजह से आपको आज बाजार में दबाव दिखा। लेकिन आज के सेशन में एक खास बात यह थी कि किसी भी लेवल से बाजार में कोई अच्छी रिकवरी नहीं आई। पहली दिक्कत यह थी। दूसरी दिक्कत यह कि दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बंद होते हुए दिखे बाजार, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है कल के सेशन को लेकर। और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आज तोड़ते हुए दिखे। तो कह सकते हैं कि आज अच्छा दिन नहीं था। हालांकि बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी भी 17,550 के आसपास बंद हुआ है, तो बैंक निफ्टी में उतनी खराब क्लोजिंग नहीं थी। लेकिन फिर भी जिस तरह की तेजी जो पिछले 3-4 सेशन में हमने बाजार में देखी, उसमें एक अच्छा साइजेबल बढ़िया करेक्शन आज आता हुआ नजर आया। बिल्कुल, अब कल के लिए स्ट्रैटेजी भी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज के खास एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेडानी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, 3 दिन की तेजी के बाद मुनाफा वसूली का दौर हमें देखने को मिला। बजट का हफ्ता है, इंपॉर्टेंट वीक है। अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी आप क्या रखने की सलाह देंगे, कैसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें, साथ ही इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर। नमस्कार स्वाति। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट ने 2 दिन जो उछाल दिया बजट के बाद, बजट के दिन, इसके बाद एक छोटा बड़ा करेक्शन देखने मिला। मैं मानता हूं कि मार्केट एक ब्रीदर ले रहा है और कोई नेगेटिव्स मुझे तो नहीं दिख रहा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, क्योंकि जिस हिसाब से बजट आया है एक रोड मैप स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और घरेलू डोमेस्टिक मार्केट में अगर रिजल्ट की बात करें, ये एक बहुत अहम ट्रिगर है। साथ ही साथ इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसका भी एक ट्रिगर रह सकता है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि आप नीचे में 17,000 देख सकते हैं और ऊपर में 17,800। सो ये एक लिखा जोखा लेवल्स हो सकता है निफ्टी का। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको अगर 1-2 दिन के लिए कोई स्टॉक खरीदना हो तो यूटीआई एएमसी तकनीकी तौर पे मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। टारगेट 915 और स्टॉप लॉस 876। अभी कुछ करीबन 890 के आसपास का स्टॉक होगा। सो ये है यूटीआई एएमसी। और अगर पोजिशनल तौर पे 1-2 महीने के लिए अगर आपको कुछ खरीदना हो तो मुझे मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस से एनएमडीसी बहुत ही ज्यादा पसंद है। एनएमडीसी पे खरीदारी की राय 154 के आसपास का भाव होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 124 का, और टारगेट होगा 186 फॉलोड बाय 196। ये भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कॉल है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं।
बिल्कुल, तो इंट्राडे में खरीदारी की राय यूटीआई एएमसी में सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं और पोजिशनल व्यू अगर आपको रखना हो तो एनएमडीसी में खरीदारी का सुझाव सिद्धार्थ सिडानी का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ आने वाले नतीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। श्री सीमेंट के नतीजे कल आएंगे, अनुमान क्या कहता है? वरुण हमारे साथ है। वरुण, श्री सीमेंट के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, इस तिमाही में ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज के अगर आप देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमज़ोर थे, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पे, और ऐसा ही कुछ हाल श्री सीमेंट का भी रहेगा। वैसे तो पैन इंडिया प्रेजेंस है इस कंपनी का, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट में काफ़ी फोकस है, हालांकि वहाँ से भी ज़्यादा मदद मिलेगी नहीं। डिमांड थोड़ी कम थी, इसके लिए वॉल्यूम्स जो है उसमें गिरावट होगी, करीब 7% के आसपास की गिरावट हम मान के चल रहे हैं कि इस क्वार्टर में आपको इस कंपनी के वॉल्यूम्स में देखने मिलेगी। ओवरऑल कॉस्ट प्रेशर्स बढ़े हैं तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए रेवेन्यू जो है उसमें महज 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन एबिटा फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो करीब 19-20% के आसपास की गिरावट होने वाली है, जिसके कारण मार्जिन्स जो है उसमें 7% के आसपास की गिरावट होगी। 32.9% से गिर के करीब 25.9% के आसपास से आ सकते हैं, और इसका इंपैक्ट मुनाफे पे भी होगा, जहां करीब 16-17% के आसपास की गिरावट होगी। 626 करोड़ से घट के करीब 522 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। एबिटा पर टन यहाँ करीब 11-12% के आसपास की गिरावट है। रियलाइजेशन पर टन जो है उसमें करीब 10-10.5% के आसपास की गिरावट होने वाली है। तो हर पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमज़ोर रहने वाले हैं। वॉल्यूम में गिरावट होगी, साथ ही साथ कॉस्ट तक जो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा है उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। इसके लिए मार्जिन जो है वो भी दबाव में रहने वाले हैं। चलिए, श्री सीमेंट के आने वाले नतीजों का अनुमान हमें समझा। अब दिसंबर तिमाही में टाटा स्टील के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? जरा प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, जरा बताएं टाटा स्टील क्या कह रहा है अनुमान? देखिए, नतीजे बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे, लेकिन भारतीय इकाई के मुकाबले अगर आप देखें तो इनके यूरोपियन ऑपरेशंस में जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। कीमतें बढ़ी हैं, कीमतें स्थिर रही हैं, लेकिन कोकिंग कोल की जो कीमतें बढ़ी है इसके चलते थोड़े से लागत खर्च पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो नतीजे हर पैमाने पर काफ़ी बढ़िया हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय है यानी टॉप लाइन यहाँ पर 40% का इजाफा देखने को मिलेगा। एबिटा में 58% की तेज़ी देखने को मिलेगी, और मार्जिन जो है कंपनी के वो 23% से बढ़कर 26% रहेंगे। मुनाफे में भी अगर आप देखें तो जोरदार 140% की बढ़त देखने को मिलेगी। एबिटा प्रति टन के लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय इकाई और यूरोपियन ऑपरेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन ऑपरेशंस में बड़ा टर्न अराउंड है। पिछले साल जो है $47 के जो है इन्होंने एबिटा प्रति टन डिक्लेयर किए थे। इस बार जो है नेगेटिव थे, $230 के जो है यानी नेगेटिव से पॉजिटिव एबिटा प्रति टन रिपोर्ट होगा। हर लिहाज से नतीजे जो हैं काफ़ी बढ़िया आएंगे, बहुत शानदार रहेंगे। और डीवीज लैब के नतीजे भी कल आने वाले हैं। डीवीज लैब्स के नतीजों से क्या अनुमान है? देवांशी हमारे साथ है। देवांशी, डीवीज लैब प्रीव्यू क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए डीवीज लैब से काफ़ी मजबूत नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार जो आय है वो करीब 23 से 25% तक बढ़ने का अनुमान है। साथ ही जो मुनाफा है वो भी 33% से लेकर 35% तक बढ़ती हुई दिखेगी। 627 करोड़ का मुनाफा कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। कामकाजी मुनाफे में 27 से 30% तक की बढ़त का अनुमान है, और मार्जिन भी इस बार 42% तक पहुँचते हुए दिखेंगे, 40% से बढ़कर। इस बार आप देखिए जो मॉल्यूपिराविर की सप्लाईज है उससे सबसे ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखा है। हाई बेस के बावजूद हम देखेंगे कि इस मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिखेगा। डी बॉटलिंग के चलते और जो कामकाजी खर्च है वो कंपनी कम करती हुई दिख रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, और इन सब के चलते कामकाजी मुनाफा मार्जिन्स में भी बढ़त देखने मिलेगी, और साथ ही जो मुनाफा है उसमें भी बढ़त देखने का ही अनुमान है। इन ऑल नतीजे काफ़ी बेहतर आते हुए दिखेंगे। आने वाले समय के लिए केपेक्स और साथ ही जो कमेंट्री है इस पर नजर रहेगी, लेकिन इन ऑल नंबर शानदार रहेंगे। तो 3 बड़े नतीजे कल आने वाले हैं, श्री सीमेंट, टाटा स्टील और डीवीज लैब। और सिद्धार्थ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी तीनों ही नतीजों में आपको कहां सबसे ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है? और श्री सीमेंट की बात करें, टाटा स्टील या फिर डीवीज लैब, अभी क्या आप करने की राय देंगे? टाटा स्टील, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 में से मुझे लगता है टाटा स्टील बहुत बेहतरीन नतीजे पोस्ट कर सकती है। जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से मैं मानता हूँ पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स थे, टाटा स्टील बिल्कुल खरीदना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि नहीं रिस्क फैक्टर है तो नतीजों के बाद खरीदे। पर टाटा स्टील का हमारा जो टारगेट है 1776 का है, बहुत बड़े लंबे टारगेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर रिजल्ट्स के बाद भी आप खरीदें। साथ ही साथ डीवीज लैब भी कुछ खराब नहीं हो सकता है, कभी ना कभी मार्जिन प्रेशर्स आ जाते हैं एपीआई बिजनेसेस में, तो वो एक देखने की जरूरत होगी। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डीवीज लैब भी हम पॉजिटिव है। बिल्कुल, चलिए तो आने वाले नतीजों की बात हुई। अब एक्सक्लूसिव रिसर्च आपको दिखाते हैं जी बिजनेस की।
हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च की है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में। अब उसके बाद हमने देखा करीब 15% का उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला। अब ये रिसर्च में क्या खास निकल कर आया, कुशल गुप्ता के पास है पूरी रिपोर्ट। कुशल जरा बताएं, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स एक्सक्लूसिव रिसर्च के बाद हमने देखा करीब 15% का उछाल नजर आया। जरा ये बताइए कि कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? जी, तो बजट में आपने देखा कि जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है उसका ऐलान होता हुआ दिखा, और इससे सबसे बड़ा फायदा जो है यहाँ पर जो एडवांस कार्बन मटेरियल बनाने वाली कंपनी इनफैक्ट जिसकी मोनोपोली है वहाँ पर उसको सबसे बड़ा फायदा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स को होता हुआ दिखेगा। आप देखिए मोनोपोली इनका बिजनेस है इस चीज़ में, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही थी, जो चार्जिंग इंफ्रा लगाने की बात हो रही थी, उसके मुकाबले अर्बन शहरों में जो स्पेस कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल बड़े फोकस में रह सकता है, क्योंकि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आने से जो वाहन है उनके मुकाबले बैटरीज जो है वो ज़्यादा रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर ई मोबिलिटी कंपनी बाउंस ने 10 शहरों में ऑलरेडी 3500 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने का भी ऐलान कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर लिथियम आयरन बैटरी के लिए जो एडवांस कार्बन मटीरियल लगता है उसमें एकमात्र ये उत्पादक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप देखिए 2027 तक जो ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी का मार्केट है वो 18% की दर से बढ़ने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, और $129 बिलियन का ये मार्केट होता हुआ दिखेगा एज पर रिपोर्ट। इनफैक्ट FY24 तक यहाँ पर 30% की कैगर के साथ हम मुनाफा अनुमान कर रहे हैं कंपनी का लगभग 200 करोड़ रुपए भी पहुँचता हुआ नजर आएगा। और इसमें सबसे बड़ा एक ट्रिगर और भी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, यानी कि आप देखिए हिमाद्री ग्रुप ने यहाँ पर मोटो वोल्ट मोबिलिटी में दिसंबर 2020 में निवेश किया था, और यहाँ पर उसकी जो फ्लीट्स है ई साइकिल्स की, इनफैक्ट बैटरी पावर्ड ई साइकिल्स की, वहाँ पर ये निकालते हुए नजर आए थे। और अब आगे चलकर कंपनी का जो प्लान्स हैं वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में भी नए वाहन लाने का है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्रुप लेवल पर ये एक्टिविटी हो रही है तो जो इनकी लिथियम आयन बैटरी में जो केमिकल्स लगते हैं वहाँ पर उस पर सबसे बड़ा फोकस आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो इंटरनली भी बढ़ती हुई दिख सकती है। तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पर और फर्दर एडिशंस और वैल्यू आपको जो है अप होती हुई नजर आएगी, और इसी वजह से हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पर आपको फोकस रखना चाहिए। शुक्रिया आपका करेंगे कुशल जानकारी हमें देने के लिए। एक क्विक राय सिद्धार्थ आपसे जानेंगे हम, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में आपकी राय क्या रहेगी? देखिए इस पे हमारी कोई रिपोर्ट या राय नहीं है, ना कोई टारगेट है, बट डेफिनेटली ये ईवीज की जो स्टोरी है उससे ये कंपनी को जरूर फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ ईवीज से जुड़ी हुई और भी केमिकल कंपनियां हैं जिसको फायदा मिल सकता है, जैसे कि गुजरात फ्लोरो, SRF, जैसे कि टाटा केमिकल। तो मैं मानता हूं कि ये स्पेस पूरा बजिंग है और डेफिनेटली ये बहुत ही पॉजिटिव स्पेस है। और कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे तक ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। 2-3 दिनों से जो एफआईज ने बिकवाली से हाथ रोका है, क्या आज अब वो फिर से खरीदारी करना शुरू करते हैं या फिर बिकवाली का आंकड़ा आता है? ये 2 बड़े ट्रिगर होंगे जो एक्सटर्नल है। लेकिन जहाँ तक हमारे बाजारों के लेवल्स का सवाल है, 17,250 17,350 तक का रास्ता नीचे की तरफ खुलता हुआ दिख रहा है। तो वो अब 100 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर जाकर बाजार रुकेंगे अगर हम 17,550 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ 17,650 17,750 वो रेंज है जहां पर थोड़े बाजारों में आपको प्रॉफिट बुकिंग और रुकावट के संकेत आते दिखेंगे। बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास पहला सपोर्ट लेगा अब कल के लिए, और 39,500 के आसपास की रुकावट है, और इसके बीचों बीच 39,000 पर बंद हुआ है। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, तो वीकली क्लोजिंग के लिहाज से और स्पेशली बजट के हफ्ते में आप कहां क्लोज हो पाते हैं ये बेहद अहम होगा। 17,575 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी पर काफ़ी ज़रूरी है, जो कि बजट के दिन की क्लोजिंग है। अगर उसके नीचे बंद होते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपके लिए खराब हो जाएगा, और 17,575 को कल हम क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर लेते हैं तो फिर कोई खास चिंता की बात है नहीं। तो देखते हैं कल के बड़े सेशन के लिए जुड़िएगा हमारे साथ। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और कल का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है कल? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। ऑप्शन में मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है कल के लिए। पहला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन में आज एक अच्छा मूव देखने को मिला था,
तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 390 वाला कॉल 12 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 16 रुपए से लेकर 18 रुपए तक के टारगेट होंगे। तो बाइकॉन का 390 का कॉल खरीदे। दूसरा जो स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर का बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में लगता है यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो 3600 वाला कॉल 90 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 60 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 120 रुपए से लेके 130 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं 3600 वाले कॉल के अंदर। ये 2 स्ट्रेटेजी रहेगी कल के लिए। शुक्रिया सुमित, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। सिद्धार्थ आपके पास आएंगे और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? देखिए स्वाति, ये बजट में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूस्ट किया गया है, अगर देखा जाए तो 25,000 किलोमीटर के हाईवेज और जिस हिसाब से मैं मानता हूं कि एक 37 किलोमीटर पर डे का जो रेशियो रन रेट चल रहा था सरकार का हाईवे कंस्ट्रक्शन में, उनको पहुंचना है 100 किलोमीटर पर डे। तो इसमें सीमेंट की योजना बहुत बड़ी रहेगी और सीमेंट में मैं मानता हूं कि दिग्गज तो सब अच्छे हैं ही, पर एक मिड कैप सीमेंट कंपनी चुनना चाहूंगा और वो है सांघी इंडस्ट्रीज। कई बार बोल चुका हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि सांघी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। ये मिड कैप सीमेंट प्ले है और मैं पूरे देश में एक प्राइस राइज भी देखा गया है पर बैग। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑपरेशनली भी कॉस्ट एफिशिएंसी है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस भी है और सबसे बड़ी चीज इन्होंने कच्छ में कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान किया है, वो भी बहुत जल्द ऑपरेशन हो जाएगा। सांघी इंडस्ट्रीज बहुत ही मजबूत कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, ज्यादातर काम करती है गुजरात और राजस्थान में और ये कंपनी पे खरीदारी की राय है। हमारा जो टारगेट है इस पे 82 रुपीज का। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूस्ट है, सारी सीमेंट कंपनी और इंफ्रा कंपनियां चलनी चाहिए, उनमें से एक सांघी इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सांघी इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय सिद्धार्थ सेडानी की। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।